प्यारे बच्चों, आज हम लोग आनुवंशिकता एवं जैव विकास नामक चैप्टर के अंतर्गत मेंडल के नियमों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं आनुवंशिकता के बारे में। एक पीढ़ी से लक्षणों को अगली पीढ़ी तक ले जाना ही आनुवंशिकता कहलाता है। साथ ही साथ विज्ञान की जिस शाखा में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं, साथ ही साथ विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। अब बात आती है ग्रेगर जॉन मेंडल की। ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में एक चर्च में ईसाई पादरी थे। उनका जन्म सन 1822 में हुआ था। उन्होंने चर्च के बगीचे में मटर के पौधों पर बहुत सारे प्रयोग किए और अपने प्रयोगों के निष्कर्षों को उन्होंने जब लिखा तो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान उन पर नहीं गया। कई सालों की मेहनत उनकी चलती रही। मटर के पौधों पर वो प्रयोग करते रहे, परागण की क्रिया, तमाम प्रकार के प्रयोग करते रहे, वो उनके लक्षणों का अध्ययन करते रहे, लेकिन उनके प्रयोगों के निष्कर्षों पर किसी भी वैज्ञानिक का ध्यान नहीं गया। इसी बीच में सन 1884 में उनकी मृत्यु भी हो गई और कुछ सालों तक उनके प्रयोगों की सफलताएं मिट्टी में दफन हो गई। लेकिन सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों वाइन शर्माओ, ह्यूगो डी व्रीज और कार्ल कोरेंस, इन तीनों वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों की पुनर्खोज की और दुनिया को बताया। मेंडल के नियमों का पुनः प्रकाशन किया और लोगों को लगा कि हाँ, उन्होंने इतना महान कार्य खोजा है। अब बात आती है मेंडल के नियमों की। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर उन्होंने 3 नियम प्रस्तुत किए। तीनों नियमों के विषय में आज हम लोग जानते हैं, चर्चा करेंगे इन पर। सबसे पहला नियम उन्होंने जो दिया वो है प्रभाविता का नियम। यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो यानी प्रभाविता। अब इसमें मैंने आप पहले ही बताया था प्रभावी लक्षण क्या होते हैं, अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो संकरण के पश्चात यौन पीढ़ी में उत्पन्न होते हैं। अब प्रभाविता का नियम क्या कहता है? प्रभाविता का नियम ये कहता है कि अगर दोनों प्रकार के यानी प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण एक ही पौधे में, लक्षणों के जीन एक ही पौधे में पाए जा रहे हैं, तो उस पौधे में जो बाहरी लक्षण होगा यानी उसका फिनोटाइप जो होगा वो उसका प्रभावी लक्षण ही उत्पन्न होगा, दिखाई पड़ेगा। अप्रभावी लक्षण उस समय के लिए दब जाएगा, दबा पड़ा रहेगा। मेंडल ने इस नियम को समझाने के लिए 2 परस्पर विरोधी लक्षणों वाले स्ट्रेन्स यानी पौधों को लिया। पहला लंबा पौधा और उसका जो अगला कैरेक्टर है वो है बौना पौधा। लंबे पौधे के जो जीन्स हैं, जीन्स आज हम लोग जानते हैं जीन्स के बारे में, लेकिन मेंडल के समय में जीन्स की खोज तब तक नहीं हुई थी और उन्होंने इसका नाम दिया था फैक्टर। तो लंबे पौधे को जो जीन्स हैं उन्हें हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल टी। बौने पौधे को जो जीन्स हैं उन्हें हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। जब युग्मक जन्म होता है इसमें जो युग्मक बनेगा वो होगा कैपिटल टी और इसमें जो युग्मक होगा, बौने पौधे में जो युग्मक बनेगा वो होगा स्मॉल टी। अब इन दोनों के मध्य जब संकरण कराया जाता है, संकरण कराने के पश्चात जो यौवन पीढ़ी में जो पौधा प्राप्त होगा वो होगा कैपिटल टी, स्मॉल टी।
यानी जीनोटाइप के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह एक हाइब्रिड है, लेकिन अगर फिनोटाइप यानी बाहरी लक्षणों के आधार पर अगर देखा जाता है तो यह पौधा लंबा दिखाई देगा। और इस पीढ़ी को कहा जाता है यौवन पीढ़ी। तो प्रभाविता का नियम यही कहता है कि जब दो परस्पर विरोधी लक्षणों वाले जीन्स एक ही पौधे में मौजूद रहते हैं तो पौधे में जो बाहरी लक्षण उत्पन्न होते हैं वो केवल प्रभावी लक्षण उत्पन्न होते हैं। अप्रभावी लक्षण उस समय तो दबा रहता है, लेकिन वह आगे निकलेगा। कब बाहर आएगा इसके बारे में मेंडल के द्वितीय नियम में चर्चा करेंगे हम लोग। अब आते हैं मेंडल का द्वितीय नियम, नियम नंबर 2, पृथक्करण का नियम। यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जो हाइब्रिड है यानी संकर है उसके अंदर दोनों प्रकार के लक्षण मौजूद हैं। लक्षणों के जीन मौजूद हैं। अगर सीधे कहा जाए लक्षण नहीं मौजूद है, लक्षण तो बाहर से तो प्रभावी लक्षण ही दिखाई देगा, लेकिन अगर लक्षणों के जीन की बात की जाए तो दोनों प्रकार के लक्षणों के जीन उसमें उपस्थित है। एक प्रभावी लक्षण भी है और दूसरा अप्रभावी लक्षण है। तो उनके पौधों में अगर स्वपरागण कराया जाता है, यानी अगर किसी हाइब्रिड को फिर से बोया जाए, दोबारा अगली पीढ़ी तैयार की जाए, यानी F2 पीढ़ी तैयार की जाए स्वपरागण करा करके, इसको हम लोग दूसरे शब्दों में टेस्ट क्रॉस भी कहा जाता है। टेस्ट क्रॉस कराया जाता है तो क्या रिजल्ट तैयार होता है इसको हम लोग इनके दूसरे नियम में देखेंगे। यानी अगर किसी पौधे में प्रभावी लक्षण वाले जीन और अप्रभावी लक्षण वाले जीन उसी गुण के दोनों मौजूद होते हैं तो उनकी जो पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण ही बाहर से दिखाई देता है, लेकिन दूसरी पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर वो अप्रभावी लक्षण वाला जीन भी अलग हो जाता है। कैसे अलग होता है देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया लंबा पौधा जिसके जीन्स हैं कैपिटल टी। दूसरी तरफ लिया हमने बौना पौधा जिसके जीन्स हैं स्मॉल टी। अब बात आती है जब दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, इसमें युग्मक बनेगा कैपिटल टी, इसमें युग्मक बनेगा स्मॉल टी। दोनों के बीच में क्रॉस जब कराया जाएगा तो जो पौधा तैयार होगा वो होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया हमारा F1 पीढ़ी। यह एक संकर है, हाइब्रिड। या संकर यह एक संकर है, हाइब्रिड है। यह प्रभावी लक्षण वाला है, यानी यह होगा लंबा पौधा। अब हम लोग ये क्या करेंगे, इस लंबे पौधे को आपस में स्वपरागण कराएंगे। स्वपरागण का मतलब इनके पौधों में इन्हीं के पौधों से परागकण लेकर के इसी के पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर छिड़केंगे। तो ऐसी दशा में स्वपरागण कराएगा। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा है लेकिन मिक्स लंबा है, ये भी लंबा है। इसमें दो प्रकार के जीन उत्पन्न होंगे, युग्मक जनन होगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके युग्मक अलग अलग हो गए, इसके युग्मक अलग अलग हो गए।
जीन अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। जो प्रभावी लक्षण थे वो अलग हो गए और जो अप्रभावी लक्षण थे वो भी अलग हो गए। अब दोनों के बीच में जब हाइब्रिड होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा यानी द्विसंकर संकर, तो कैपिटल टी जब इसके कैपिटल टी के साथ मिलेगा, देखिए इसे इसको कहेंगे शुद्ध लंबा। अब ये इसका कैपिटल टी इसके स्मॉल टी के साथ मिलेगा, ये होगा लंबा, लेकिन ये होगा संकर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रभावी लक्षण के भी जीन मौजूद हैं और अप्रभावी लक्षण के भी जीन उपस्थित हैं, मौजूद हैं। अब इसका कार्य खत्म हुआ, इस जीन को देखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होगा लंबा संकर, और यह स्मॉल टी इसके साथ जब मिलेगा तो जो पौधा तैयार होगा वो होगा स्मॉल टी शुद्ध गौण। यानी अब देखिए फिनोटाइप के हिसाब से देखा गया है, फिनोटाइप का मतलब हुआ बाहरी लक्षण, बाहरी लक्षणों के हिसाब से अगर देखा जाता है तो लंबे अनुपाते बौने का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा पौधा है और ये बौना पौधा है। लंबे अनुपाते बौने का अनुपात होगा 3:1, यानी 3 पौधे लंबे होंगे और एक पौधा बौना होगा। 3 पौधे प्रभावी लक्षणों वाले होंगे और एक पौधा अप्रभावी लक्षणों वाला होगा। लेकिन अगर जीनोटाइप के हिसाब से देखा जाए, जीनोटाइप का मतलब जीनी संरचना के हिसाब से, तो ये शुद्ध लंबा है, ये हाइब्रिड है दोनों, और ये तीसरा, ये चौथे नंबर पर आता है शुद्ध। लंबे अनुपाते संकर अनुपाते बौने का अनुपात होगा 1:2:1। इस मेंडल के इस नियम का इस्तेमाल कृषि के क्षेत्र में किया जाता है। आज भी लोग, किसानों को ये माना जाता है, किसान लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। हम लोग देशी बीज पीढ़ी दर पीढ़ी बोते रहते हैं, तमाम प्रकार के धान की किस्में हैं, तमाम प्रकार के गेहूं की किस्में हैं, हम लोग देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी बोते रहते हैं। मान लिया एक बीज बोए, उसके बाद फसल काट करके ले आए, उनके बीजों को सुरक्षित रख लेते हैं, फिर अगले साल उससे खेती करते हैं, हमारी फसल पर कोई दिक्कत नहीं आती। ये देसी बीजों की कमाल है। लेकिन अगर हम हाइब्रिड बीजों को, ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड को पुनः बोएंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर हम मान लिया जाए कोई हाइब्रिड धान मार्केट से खरीद करके लाए और उसे हम खेत में अपने लगाए, तो पहली फसल तो हमारी अच्छी निकलेगी। लेकिन यदि हम चाहें कि उस हाइब्रिड के बीज को सुरक्षित रख करके अगले साल पुनः उसी से खेती करना चाहें, तो ऐसी दशा में हमारी खेती अच्छी तरह से नहीं हो पाएगी, क्योंकि 3 पौधे मतलब 100 में 75% पौधे तो हमारे अच्छे रहेंगे, लेकिन जो 25% है, यानी हर 4 में एक पौधा, हर चौथे में एक पौधा, यानी 25% वो अधूरे लक्षणों वाला यानी अप्रभावी लक्षणों वाला पौधा उत्पन्न हो जाएगा। तो ये समस्या आएगी। अब चलते हैं हम लोग मेंडल के तीसरे नियम पर। मेंडल का तीसरा नियम है नियम नंबर 3, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम।
यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल का चौथा नियम तीसरा नियम यह कहता है, तीसरा नियम सॉरी चौथा नहीं है तीसरा है। मेंडल का तीसरा नियम यह कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि किसी, अगर हम दो लक्षणों की बात ये करते हैं, दो विपरीत अलग अलग लक्षणों की बात करते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि एक का प्रभावी हमेशा दूसरे के प्रभावी के साथ ही रहे, यह आवश्यक नहीं है। यानी सभी के प्रभावी का अलग अलग, कोई जरूरी नहीं है कि एक अगर कोई पौधा है तो उसमें सभी लक्षण प्रभावी ही निकल जाएंगे। हो सकता है एक लक्षण प्रभावी हो, दूसरे लक्षणों की बात की जाए तो वो अप्रभावी निकल आए, तीसरे लक्षण की बात की जाए तो वो भी प्रभावी निकल आए। तो ये मिक्स्ड कल्चर की बात है, यानी सभी लक्षण एक दूसरे से अलग हैं, आवश्यक नहीं है। अब स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को समझने के लिए जो मेंडल ने एग्जाम्पल दिया था उसे हम देखते हैं। इसके लिए हम लोग गोल बीज जो कि पीले हो, गोल बीज होना प्रभावी लक्षण है, साथ ही साथ पीले बीज होना यह भी प्रभावी लक्षण है। इसका अप्रभावी, दोनों लक्षणों का हम अप्रभावी देखते हैं। गोल बीज का अप्रभावी लक्षण है झुर्रीदार, और पीले बीज का अप्रभावी लक्षण है हरे बीज। अब देखते हैं दो लक्षणों को। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है कि जरूरी नहीं है कि जो गोल बीज है वो हमेशा पीला बीज ही रहे, आवश्यक नहीं है, और जो झुर्रीदार है वो हमेशा हरा बीज ही रहे। मतलब दो अप्रभावी, दो लक्षण अलग अलग लक्षण हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों हमेशा प्रभावी एक साथ रहे, अप्रभावी एक साथ रहे। यह भी हो सकता है कि इसका प्रभावी इसके अप्रभावी के साथ, इसका प्रभावी इसके अप्रभावी के साथ हो सकता है, जुड़ सकता है, और सबका अलग अलग स्वतंत्र रूप से इनका नियम चलता रहता है। अब गोल बीजों के बाद इनके जीन की संरचना जो है हम लोग लिखेंगे कैपिटल आर। पीले बीजों का जो जीनी संरचना हम लोग लिखेंगे कैपिटल वाई। इनके अप्रभावियों के बारे में देखते हैं, इनको स्मॉल आर कर देंगे, स्मॉल आर, और हरे बीजों के लिए कर देंगे स्मॉल वाई। अब देखते हैं सबसे पहले प्रथम पीढ़ी में युग्मक जनन होगा। युग्मक जनन होगा तो क्या बनेगा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। अब दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो यौन पीढ़ी जो बनेगी वो क्या बनेगी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। एक यौन पीढ़ी है। इसके चूंकि दोनों लक्षणों के प्रभावी जीन इनके अंदर मौजूद हैं और इसलिए यह पौधा होगा गोल बीज वाला और साथ ही साथ पीले बीज वाला। गोल बीज, पीले बीज, दोनों के प्रभावी लक्षण एक साथ यौन पीढ़ी यानी फर्स्ट पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में उत्पन्न होंगे। अब जब हम इनका स्वपरागण कराएंगे तब क्या होगा, तब देखते हैं क्या क्या बनता है इनका। देखते हैं इसको, गोल बीज यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, और पीले बीज यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण वाले
इसका जब हम स्वपरागण कराते हैं तो हमें किस प्रकार के रिजल्ट प्राप्त होते हैं, इसे याद रखेंगे। F1 पीढ़ी में जो हमारा तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल, यानी कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, यानी ये था गोल बीज प्लस इसके अंदर थे पीले बीज। इसी के आगे हम लोग देखते हैं ये F1 पीढ़ी है। अब हम जब F2 पीढ़ी तैयार करते हैं स्वपरागण की क्रिया द्वारा, स्वपरागण की क्रिया द्वारा जब हम F2 पीढ़ी तैयार करेंगे तो हमें किस प्रकार का रिजल्ट मिलेगा ये देखते हैं। इसके लिए बनती है चौखाने की पद्धति, जिसे चेकर बोर्ड भी कहा जाता है। अब इसके कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। यही कॉम्बिनेशन इधर से आएंगे, ये फादर की तरफ से ये मदर की तरफ से हो जाएगा। कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। अब किस तरह से तैयार होंगे, इधर से हम लोग लाएंगे इधर से लाएंगे, दोनों चीजों को मिक्स करेंगे, संकरण कराएंगे, यानी ये हो गई हमारी F2 पीढ़ी स्वपरागण के बाद। क्या क्या होता है, इसको यहां से लाए इसको यहां से लाए, यानी कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y। इसको लाएंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। यहां से लेंगे इसको लाएंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y। ये लाएंगे कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। इसको लेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये लेंगे स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ये देखते हैं कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और लास्ट में सभी स्मॉल। अब हम लोग देखते हैं इसके जीनोटाइप के हिसाब से इनका फिनोटाइप क्या क्या तैयार होगा। क्योंकि इसमें दोनों कैपिटल हैं R
आर शब्द जो कि दोनों कैपिटल है तो ये बनेगा गोल, और दोनों कैपिटल वाई भी है तो ये होगा पीला, गोल पीला। ये क्या बनेगा, क्या आप बता सकते हैं? क्योंकि दोनों कैपिटल आर है तो ये बनेगा गोल, और ये बनेगा क्योंकि एक कैपिटल वाई है तो ये हो जाएगा पीला। ये क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई दोनों है, कैपिटल अगर अक्षर है दोनों कैपिटल है या एक कैपिटल है तो प्रभावी लक्षण देगा यही गोल पीला, ये भी होगा। ये कैपिटल है तो गोल पीला ये भी होगा। ये क्या होगा, कैपिटल है गोल पीला। अब यहाँ पे देखिएगा अलग हो गया, गोल तो होगा ये लेकिन पीला नहीं हुआ बल्कि हरा हो गया। ये क्या बनेगा, ये गोल पीला बनेगा, गोल पीला। ये गोल तो है लेकिन ये हरा है क्योंकि दोनों स्मॉल है। ये क्या बनेगा, गोल पीला। ये भी गोल पीला। ये क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पर दोनों स्मॉल हो गए तो ये गोल नहीं रह गया, ये हो गया झुर्रीदार और पीला। ये भी झुर्रीदार पीला। ये क्या बना, गोल पीला। ये गोल तो बना लेकिन हरा बना। ये क्या बनेगा, झुर्रीदार पीला। और लास्ट में ये इसमें दोनों लक्षणों के स्मॉल कैरेक्टर्स ही हैं, स्मॉल जीन्स ही हैं, तो ये बनेगा झुर्रीदार हरा। ये F2 पीढ़ी बनी। अब हम इनका रिजल्ट देखते हैं। ये रिजल्ट हमारा तैयार हो गया, तो मिलान करते हैं कि क्या बना, क्या क्या निकला। यानी हम देखते हैं कि गोल पीला, हम पाते गोल हरा, हम पाते झुर्रीदार पीला, हम पाते झुर्रीदार हरा। और देखिए लास्ट में तीसरा नियम, मंडल का तीसरा नियम यही समझाने का प्रयास करता है कि जो हम गोल है वह जरूरी नहीं कि हमेशा पीला ही हो, गोल के साथ हरा भी हो सकता है।